14 जुलाई 1789 की सुबह फ्रांस के एक शहर पेरिस में डर का माहौल था। वहां के राजा ने आर्मी को शहर में जाने का ऑर्डर दिया था। तो ये देखकर लोगों के बीच में अफवाह फैलने लगी कि जल्द ही राजा अपनी आर्मी को ओपन फायर करने का ऑर्डर देने वाला है। इसके जवाब में करीब 7,000 मेन और विमेन एक साथ टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और एक जन सेना बनाने का निर्णय लेते हैं। ये लोग हथियारों की तलाश में कई सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करते हैं और फाइनली कुछ 100 लोगों का एक ग्रुप बेस्टाइल पैलेस की तरफ आगे बढ़ता है और ये लोग पैलेस की जेल को ध्वस्त कर देते हैं। इस लड़ाई में बेस्टाइल किले का कमांडर मारा जाता है और जेल में बंद 7 कैदियों को भी आजाद कर दिया जाता है। कुछ ही समय में लोग पूरे के पूरे किले को ध्वस्त कर देते हैं और पत्थरों के टुकड़ों को बाजार में बेच दिया जाता है। इस घटना के बाद पेरिस और ग्रामीण इलाकों में कई सारे दंगे होते हैं। इन्हीं सब घटनाओं के चलते कुछ ही समय बाद फ्रांस के राजा को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। द फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। दोस्तों, 1774 में फ्रांस की बर्बन डायनेस्टी से एक नया राजा सामने आता है जिसका नाम था लुइस 16। केवल 20 साल की उम्र में ही उसकी शादी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से करवा दी जाती है। कई सालों से चल रही वॉर और वर्सेल्स पैलेस की मेंटेनेंस पर होने वाले फिजूल के खर्चों के कारण फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। साथ ही लुइस 16 के रूलिंग पीरियड में फ्रांस ने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को अपने दुश्मन ब्रिटेन से आजादी दिलाने में भी मदद की थी। इस वॉर के कारण फ्रांस के ऊपर जो पहले से ही 2 बिलियन लिवर्स का कर्ज था वो 1 बिलियन लिवर्स से और ज्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से जो कर्जदार थे वो इस लोन पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे आर्मी और कोर्ट को मेंटेन करने और गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज को चलाने के लिए टैक्सेस को बढ़ा देती है। तो दोस्तों, 18th सेंचुरी में फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी: क्लर्जी, नोबिलिटी एंड कॉमनर्स। फर्स्ट स्टेट में चर्च से जुड़े लोग आते थे, सेकंड स्टेट में राजा और उसकी फैमिली के लोग आते थे और जो बचे हुए कॉमन सिटीजन्स थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, जैसे कि बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस एंड लैंडलेस लेबर्स। दोस्तों, उस टाइम पर फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन में से 90% लोग पीजेंट्स थे, लेकिन फिर भी जो 60% लैंड थी वो नोबल्स, चर्च और थर्ड स्टेट के कुछ अमीर लोगों के पास ही हुआ करती थी। साथ ही दोस्तों, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों को कोई भी टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते थे और सारे के सारे टैक्सेस थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करने पड़ते थे। थर्ड स्टेट के लोगों को कुछ और भी टैक्सेस पे करने पड़ते थे, जैसे कि टाइट्स और टेल। A growing middle class envisages an end to privileges। दोस्तों, जो पीजेंट्स और वर्कर्स थे उन्होंने पास्ट में बढ़ते टैक्सेस और खाने की कमी के खिलाफ कई सारे आंदोलन किए थे, लेकिन कम पैसों और प्रॉपर एजुकेशन ना होने के कारण ये लोग सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये लोग और ज्यादा एजुकेटेड होते गए और इनकी इनकम भी बढ़ती गई। और दोस्तों, इसी वजह से फ्रांस में 18th सेंचुरी में एक नई सोशल क्लास इमर्ज होने लगती है जिसका नाम था द मिडिल क्लास। ये लोग ना ही ज्यादा अमीर थे और ना ही ज्यादा गरीब थे। इन लोगों का ये मानना था कि लोगों को अधिकार उनके जन्म से नहीं बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर ही मिलने चाहिए। ऐसे ही दो फिलोसोफर्स थे, जॉन लॉक और जीन जैक रूसो। इनका भी यही मानना था कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पर सभी के पास फ्रीडम हो और सभी के लिए एक जैसे कानून हो, और साथ ही एक ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि जनता की बात को सुने और उन्हें इक्वली ट्रीट करे। दोस्तों, फ्रांस के जो लोग थे वो पहले से ही बढ़ती हुई महंगाई की वजह से काफी ज्यादा परेशान थे। ऊपर से जैसे ही उन्हें पता चलता है कि लुइस 16 कुछ नए टैक्सेस को इम्पोज करने वाला है तो जनता राजा पे काफी ज्यादा भड़क जाती है और यहीं से शुरुआत होती है एक रेवोल्यूशन की। द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि बढ़ते एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए फ्रांस के राजा ने टैक्सेस को बढ़ा दिया था, लेकिन दोस्तों 1789 से पहले के फ्रांस में राजा अपनी मर्जी से टैक्सेस को इम्पोज नहीं कर सकता था, बल्कि इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। दोस्तों, एस्टेट्स जनरल फ्रांस की एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिससे तीनों ही एस्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा करते थे। आखिरी बार इस मीटिंग को 1614 में बुलाया गया था, लेकिन दोस्तों 5 मई 1789 को लुई 16 एक बार फिर से इस मीटिंग को बुलाता है ताकि नए टैक्सेस से रिलेटेड प्रपोजल्स को पास किया जा सके।
इस मीटिंग में जहां फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे, तो वहीं थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। लेकिन दोस्तों, जो पीजेंट्स, आर्टिशंस और वुमेन थीं, उन्हें इस असेंबली में एंट्री नहीं दी जाती थी, जिस वजह से इन लोगों की डिमांड्स को करीब 40,000 लेटर्स में लिखकर रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ असेंबली में लेकर गए थे। दोस्तों, इस एस्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों ही एस्टेट के पास एक एक वोट हुआ करता था, लेकिन इस बार थर्ड एस्टेट के लोग ये डिमांड करने लगते हैं कि पूरी की पूरी असेंबली को वोट करना चाहिए और हर एक मेंबर के पास खुद का एक वोट होना चाहिए। लेकिन लुई 16 उनके इस प्रपोजल को मानने से मना कर देता है, जिस वजह से थर्ड एस्टेट के लोग असेंबली को छोड़कर चले जाते हैं। ये लोग 20 जून को वर्साइल्स के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं और ये फैसला लेते हैं कि जब तक वो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते जो कि राजा की पावर्स को लिमिट कर सके, तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। अब दोस्तों, इस असेंबली को लीड करने के लिए दो लीडर सामने आते हैं, जिनका नाम था मिराबियो एंड अबेसियस। फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। दोस्तों, फ्रांस की सिचुएशन इन सालों में काफी ज्यादा अनस्टेबल थी। लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर तो साइन कर दिया था, लेकिन वो इन रेवोल्यूशंस को रोकने के लिए प्रूशिया के किंग के साथ सीक्रेट मीटिंग्स में शामिल होने लगता है। दूसरे यूरोपियन रूलर्स भी मोनार्की को बचाने के लिए वॉर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ये लोग कुछ कर पाते, नेशनल असेंबली प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर देती है। इस लड़ाई में थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स शामिल हुए थे। दोस्तों, रेवोल्यूशन के बाद भी सोसाइटी में सही से इक्वालिटी नहीं आई थी, क्योंकि 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन केवल अमीर आदमियों को ही राइट्स देता था। इस वजह से फ्रांस में अलग अलग पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हो गए थे। इनमें से सबसे पावरफुल क्लब था जैकोबिन्स का, जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। जैकोबिन्स मेनली लो क्लास के लोग थे, जैसे कि शूमेकर्स, आर्टिशंस एंड डेली वेज वर्कर्स। ये लोग रिच लोगों से अलग दिखने के लिए लॉन्ग ट्राउजर्स पहनते थे और इन्हें सैंस क्यूलोट्स भी कहा जाता था। ये लोग रेड कैप्स भी पहना करते थे। दोस्तों, फूड के बढ़ते प्राइसेस से परेशान होकर अगस्त 10, 1792 को जैकोबिन्स पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पर अटैक कर देते हैं। ये लोग किंग के गार्ड्स को मार देते हैं और लुई 16 को जेल में डाल देते हैं। इसके बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं और सभी 21 साल से ज्यादा एज के मेंस को वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं। इस नई इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। 21 सितंबर 1792 के दिन फ्रांस को एक नया रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और फाइनली जनवरी 1793 को लुई 16 को गिलोटाइन से मार दिया जाता है और कुछ ही दिनों बाद मैरी एंटोनेट को भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। द रेन ऑफ टेरर। रेवोल्यूशन के बाद पावर रॉबेस्पियर के हाथों में आ गई थी। 1793 से 1794 के टाइम को द रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। दोस्तों, रॉबेस्पियर अब एक डिक्टेटर की तरह रूल करने लगा था। जिसे भी वो रिपब्लिक फ्रांस का एनिमी मानता था, उसे गिलेटाइन से मार दिया जाता था। रॉबेस्पियर भी अब फ्रांस के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगा था। इन्हीं सब रीजन से फ्रांस की जनता रॉबेस्पियर से नाराज हो जाती है और फाइनली 1794 में उसे भी गिलेटाइन से मार दिया जाता है। द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। दोस्तों, जैकोबिन रिजाइम का एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म था फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेवरी को अबॉलिश करना। उस टाइम पर जो कैरेबियन की कॉलोनीज थीं, जैसे कि मार्टिनी, ग्वादेलूप एंड सैन डोमिंगो, ये फ्रांस में कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज जैसे कि टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफी को सप्लाई किया करती थीं। लेकिन दोस्तों, जो यूरोपियंस थे वो इन कॉलोनीज में काम नहीं करना चाहते थे, जिस वजह से वहां पर लेबरर्स की शॉर्टेज थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 17th सेंचुरी में ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड की शुरुआत हुई थी, जिसमें कि फ्रेंच मर्चेंट्स अफ्रीका से स्लेव्स को खरीदते थे और अमेरिका में ले जाकर उन्हें प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे। दोस्तों, 18th सेंचुरी में ही फ्रांस में स्लेवरी का थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म शुरू हो गया था। नेशनल असेंबली में स्लेवरी के अगेंस्ट काफी लंबी लंबी डिबेट्स तो होती थीं, लेकिन स्लेव ट्रेड से पैसा कमाने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन के अपोजिशन की वजह से इसके अगेंस्ट कोई भी लॉज पास नहीं किए जाते थे। दोस्तों, 1794 में फाइनली कन्वेंशन ने स्लेव ट्रेड को अबॉलिश कर दिया था, लेकिन 10 सालों के बाद जब नेपोलियन फिर से पावर में आता है तो वो स्लेव ट्रेड को री इंट्रोड्यूस कर देता है। फाइनली 1848 में फ्रेंच कॉलोनीज में स्लेव ट्रेड को अबॉलिश कर दिया जाता है। द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ।
दोस्तों, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद केवल फ्रांस की पॉलिटिक्स में ही चेंज नहीं आया था, बल्कि लोगों की लाइफ में भी कई सारे चेंजेस आए थे। जहां पर 1789 से पहले लोगों को बिना राजा की परमिशन के कुछ भी पब्लिश करना अलाउड नहीं था, तो वहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सेंसरशिप को फ्रांस में से अबॉलिश कर दिया जाता है। अब लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो छाप सकते थे और इसके लिए उन्हें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं थी। इस वजह से नई नई बुक्स, न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स और प्रिंटेड पिक्चर्स का पब्लिश होना शुरू हो जाता है।